व्यंग रचना का शीर्षक है संघर्षरत किसान और जियो की सिम। कृषि बिलों के फायदे गिनाने वाले कृषि शास्त्रियों को प्रणाम से पहले उन अर्थशास्त्रियों को अंतिम प्रणाम, जिन्होंने प्रधानमंत्री को नुस्खा बताया होगा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाने से काला धन खत्म हो जाए। कवियों ही की तरह कानून भी दो प्रकार के होते हैं, जबरदस्त और जबरदस्ती। सरकार जिन कृषि कानूनों को जबरदस्त बता रही है, उनके बनाने के ढंग से ही सिद्ध है कि वे जबरदस्ती है। किसानों की आय दुगनी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अनुभवी किसान जानते हैं कि सरकारी शब्दकोश के अनुसार आश्वासन का मतलब झांसा होता है। गांधी विचार की ताकत देखिए। जियो की जो सिम 2 बूंद जिंदगी की बताकर बांटी गई थी और जिसकी लॉन्चिंग के पावन पर्व पर स्वयं प्रधान सेवक ने खुल जा सिम सिम कहा था, किसानों द्वारा जियो हटाओ देश बचाओ का आह्वान करते ही असंख्य नागरिक बंद हो जा सिम सिम करने लगे। शिकायत है कि कोरोना काल में चुनावी रैलियां हो सकती हैं, तो संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं हो सकता? इस बाबत प्रधानमंत्री जी ही की तरह और उतने ही पढ़े लिखे उनके करोड़ों अनुयायियों का तर्क है कि चुनावी रैलियों में माइक्रोस्कोप से भी दिखाई न देने वाला वायरस संसद में घुसते ही डायनासोर में बदल जाता है। क्या बात है। सूत्रों के अनुसार तीनों कृषि बिलों को लेकर भाजपा के अंदर खाने भी असहमति है, लेकिन लाचार पार्टीजन राजा के कोप से इस कदर भयाक्रांत हैं कि भोजन और मंजन के समय भी मुख मिनिमम खोलते हैं। जो पार्टी को देश से ऊपर समझते थे, आज वे मार्गदर्शक मंडल में हैं। जो खुद को देश और पार्टी दोनों से ऊपर समझने लगे हैं, राम जाने उनका क्या हश्र हो। सूचना है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे। यदि किसान आंदोलन तब तक जारी रहा तो बड़ा ऐतिहासिक नजारा होगा। सड़कों पर ठिठुरते किसान और राजपथ पर बनावटी विकास की दिखावटी झांकियां। अंग्रेज प्रधानमंत्री गदगद होकर मेजबान की पीठ थपथपाएगा कि धन्य हैं आप, 1947 तक जो हम नहीं कर पाए उसे आपने कर दिखाया। भीषण सर्दी में किसान संघर्षरत हैं, लेकिन सत्य के समर्थन में एक भी ब्रांडेड बाबा और सेलिब्रिटी सन्यासी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है भारत भूमि पर फिर से त्रेता युग लौट आया है। जिसे हिरण समझो वही मारीच निकलता है। मीडिया घरानों और भाजपाइयों की घिग्गी तो उन चिड़ियों की तरह बंधी हुई है जिनके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा है कि मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियों का शिकार कर लेते हैं। एक चिड़िया गोली लगने से मरती है, 5-7 धमाके से, और बाकी देखा देखी। व्यंग रचना का शीर्षक है किसान आंदोलन बनाम हम दो हमारे दो। मोदी, शाह, अंबानी, अडानी की जुगलबंदी के गली गली में चर्चे हैं। विकास का क्या गजब गुजरात मॉडल है, हम दो हमारे दो। मैंने एक भाजपाई से कहा, भाई साहब, किसान जब चाहते ही नहीं है तो सरकार तीनों कृषि बिल वापस क्यों नहीं ले लेती? वह बोले, असंभव, आर्यपुत्र असंभव। पूज्य नरेंद्र मोदी जी इतने दबंग प्रधानमंत्री हैं कि 2 पूंजीपतियों के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। वाह, विपक्ष में थे तो एफडीआई, आधार, जीएसटी, कृषि, निजीकरण, सब पर भाषण और तेवर अलग थे। सत्ता में आते ही सब उलट पलट गया। ऐसो ही की कथनी करनी का भेद देखकर कबीर कह गए हैं, तन उजरा मन गादरा,
बगुला जैसा भेक, ऐसे से कागा भले बाहर भीतर एक। कहावत है कि बौनों की परछाई लंबी होने लगे तो समझ लो सूरज ढलने वाला है। प्रधानमंत्री जब नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उसी समय नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भारत में ज्यादा लोकतंत्र से परेशान थे। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि संसद भवन गोल से त्रिकोणीय क्यों बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ दिख गया। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मंत्री महोदय के किसान मतदाता माथा पीट रहे होंगे कि जिसे चुना हुआ समझते थे वह भी छंटा हुआ निकला। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेश से जुलूस, धरना प्रदर्शन की खबरें हैं। मोदी सरकार इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानती है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हां, अमेरिकी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर हम हस्तक्षेप कर आए तो बात अलग है। किसान आंदोलन के समांतर कृषि बिलों के फायदों को लेकर भाजपा ने जन जागरण शुरू कर दिया है। सब जानते ही हैं कि अब झूठ फैलाने को जन जागरण कहा जाने लगा है। मोदी सरकार की एक खूबसूरती तो माननी पड़ेगी कि ब्रेक का काम भी हॉर्न से लेती है। देश फिर से नई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का भीतरी सच तमाम भाजपाई भी जानते हैं, लेकिन दो धुरंधरों के आगे बेचारे हर भाजपाई की हालत पांचवें सवार जैसी है। पांचवें सवार वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। 4 घुड़सवार दिल्ली जा रहे थे। उनके पास एक अतिरिक्त खाली घोड़ा था। रास्ते में उनसे एक निठल्ले ने पूछा, चारों लोग कहां जा रहे हो? वे बोले, दिल्ली। उसने निवेदन किया, आपके पास एक खाली घोड़ा है, मैं भी दिल्ली चलूं। चारों घुड़सवारों ने उसे भी साथ ले लिया। उसके बाद रास्ते में जब भी कोई उनसे पूछता कि आप लोग कहां जा रहे हो, तो चारों घुड़सवारों से पहले ही वह बोल पड़ता कि हम तो पांचों ही दिल्ली जा रहे हैं। व्यंग रचना का शीर्षक है, मुंह में राम नजर में खड़ा हूं। न्यूज चैनलों पर राम मंदिर के भूमि पूजन का लाइव शो ज्यों ही समाप्त हुआ, त्यों ही मैंने अपने एक पागल मित्र को फोन मिलाया। वैसे वह पागल है नहीं, लेकिन इस दौर में भी सच बोलता है, इसलिए लोग कहने लगे। मैंने सवाल किया, देवता सोए हुए थे फिर भी मोदी जी ने भूमि पूजन कर डाला? वह बोला, दूरदर्शी नेता तब भी जागता रहता है जब देवता सोए हुए हों। बाबा तुलसीदास कही गए, समरथ को नहीं दोष गुसाई। कलयुग में राम 2 प्रकार के होने लगे हैं, एक भवसागर से पार कराने वाले और दूसरे चुनावी सागर से। राम का नाम लिखकर चुनावी सागर में छोड़ दो तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। तैर ही रहे हैं। मैंने कारण जानना चाहा, रथ से भूमि नापने वाले भूमि पूजन में टापने वाले कैसे बना दिए गए? जिन्हें सम्मान मिलना था उन्हें सम्मान मिल रहे। उसने साफ किया, कर्णधार ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो सूत्रधार ने मुद्दे का हरण कर लिया। राम के नाम का सर्वाधिक लाभ मिला मोदी जी और रामानंद सागर को, तथा सर्वाधिक नुकसान उठाया अरुण गोविल और आडवाणी जी ने।
याद करो टीवी सीरियल रामायण का वह समय और तत्कालीन लोकसभा का चुनाव। रावण बने अरविंद त्रिवेदी और सीता बनी दीपिका चिखलिया ने बीजेपी से टिकट मिलने पर दिल्ली गमन किया, और राम बने अरुण गोविल ने टिकट न मिलने पर फिर से वनगमन। इसे कहते हैं शुद्ध पॉलिटिक्स। माइलेज राम जी से लिया, लेकिन टिकट रावण और सीता को दिया। मैंने कहा, पर मुझे तो प्रधान सेवक की राम भक्ति सच्ची लगती है। राम लला की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत भी किया है। वह हंसा। राम को आचरण में उतारे बिना साष्टांग दंडवत कोरी अदाकारी है। साष्टांग दंडवत तो वे पूंजीपतियों के आगे भी कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने मजाक की, कोरोना की आड़ नहीं होती तो क्या तुम भी शामिल होते भूमि पूजन में? उसने पलटकर सवाल किया, हनुमान, जटायु, सबरी, निषाद, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत में से एक भी उपस्थित था पांडाल में? वहां प्रधानमंत्री की वजह से सिक्योरिटी ही इतनी टाइट थी कि खुद अंगद आ जाता तो अपने ही नाम पर बने अंगद द्वार में नहीं घुस सकता था। मैंने जानना चाहा, राम का नाम तो तुम भी लेते होगे? उसने कहा, क्यों नहीं लेता हूं, लेता हूं। 30 साल पहले मेरी शादी रामनवमी के दिन ही हुई थी, तब से हर दिन राम राम करके निकलता है। क्या बात है। सुनो, शेष नाग वाली बात शास्त्रों में झूठ लिखी है, धरती तो सदा से रोटी पर टिकी है। मैंने कहा, लेकिन रामराज के संकेत तो शुरू हो चुके हैं। जय श्री राम वाला नारा भी जय सिया राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सुनते हैं राम मंदिर के अहाते में सीता रसोई भी बनेगी। वह भड़का, मतलब मंदिर कितना ही भव्य बने, सीता रसोई में ही रहेगी। जानकी हो या जसोदा बहन, दुख और संघर्ष से स्त्री की मुक्ति नहीं है। भैया, राम कथा का कुल निचोड़ यह है कि सब कुछ लूटने के बाद समझ में आता है कि सोने का हिरन नहीं होता। प्रस्तुत है 2020 का लेखा जोखा। साल 2020 कोरोना के नाम रहा। वायरस लाए हवाई यात्री, जिसे भुगता पदयात्रियों ने। अक्सर सुनने में आया कि जिसके कोरोना निकला वह मरा नहीं, और जो मरा उसके कोरोना निकला। जो हो, अवसरवादियों ने आपदा को अवसर में भरपूर बदला। चर्चा यह भी रही कि अवसर बनाने के लिए ही आपदा पैदा की गई है। अधिकारों की मांग करने पर सरकार ने कर्तव्य याद दिलाए। भूखों ने रोटी चाही तो उपवास के फायदे बताए गए। वैसे तो कोई बोला नहीं, जो बोला उसे चुप करा दिया गया। अच्छे दिन वाले सदमे से उबरे भी नहीं थे कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर दे मारा। भाजपा के कॉपीराइट वाला कैसेट निरंतर बजा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। आईटी, ई कॉमर्स और फार्मा कंपनियों ने कमाया, बाकी सबने गंवाया। नई कहावत बनी, सरकार मेहरबान तो जियो पहलवान। परंपरागत बाजार का यह हाल रहा कि सांसदों, विधायकों के अलावा हर सामान का लेन देन ठप रहा। तथाकथित आईटी सेल ने जलती तीलियां मिशन भाव से फेंकी, जिनसे यहां वहां खूब आग लगी। अधिकांश मीडिया ने आग बुझाने का काम केरोसिन डाल डाल कर किया। भाषण एकता पर दिए गए और करतूतें बांटने वाली की गईं। जिन्हें न्याय देना था वे खुद मांगते नजर आए। स्वच्छ भारत अभियान
बेहद सफल रहा। गंदगी कम और जेबें ज्यादा साफ हुई। लोकतंत्र मुरझाता गया, कमल खिलता गया। छोटे बड़े चुनाव लगातार हुए। जीता कोई भी, सरकार भाजपा की ही बनी। जहां चुनाव से नहीं बनी वहां उपचुनाव से बनी। जब जब लोगों ने काम की बात सुननी चाहिए तब तब मन की बात की गई, जिसे सुनकर भोले लोगों को गुस्सा आया और भले लोग हंसने लगे। प्रधानमंत्री ने साल भर उन विषयों के बारे में विस्तार से समझाया जिन्हें वे खुद नहीं समझते। सिनेमा कलाकारों के यहां से ड्रग्स वगैरह बरामद हुई और छापे वापे भी पड़े। शायद यह कड़ा संदेश देने के लिए कि राजा के रहते तुम कौन होते हो अभिनय करने वाले। कवि सम्मेलन मुशायरा भले ही जूम पर हुए पर झूम कर हुए। कवियों शायरों ने आपस ही में कही सुनी। हर एक को एक सुनाने के चक्कर में 50 सुननी पड़ी। दाद उसी कवि शायर को मिली जिसने दूसरों को दी। आम आदमी तय ही नहीं कर पाया कि चीन की दुश्मनी और अमेरिका की दोस्ती में से कम घातक क्या है। कृषि कानून हो या अन्य फैसले, साफ दिखा कि तमाम फैसले प्रधान सेवक ने 2 पूंजीपतियों के दबाव में अकेले लिए हैं। विरोध हुआ तो बचाव में मंत्री और प्रवक्ता कूदे। यह अलग बात है कि बेचारे बचाव कम कर पाए और कूदे ज्यादा। विद्यार्थियों की जैसी पढ़ाई हुई और जैसी डिग्रियां उन्हें मिली, खुशी की बात है कि भविष्य में देश को न सिर्फ अच्छे मंत्री मिलेंगे बल्कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 2020 में करिश्मा घटा और दाढ़ी बढ़ी। व्यंग लेख का शीर्षक है वे रोजगार देते नहीं लेते हैं। एक बेरोजगार युवक ने कहा, सर नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। मैंने कहा क्या पूछें? आज तक नरेंद्र मोदी जी यही तय नहीं कर पाए कि वे गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या भारत के मुख्यमंत्री। उसने पूछा, वैसे बेरोजगारों का भाग्य बदलने के लिए कौन सा बदलाव जरूरी है? मैंने बताया, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना पड़ेगा। उसने सवाल किया, क्या यही असली बदलाव है? मैंने कहा नहीं, असली बदलाव है रोज नए नए भेष बदलना और भेष ही की तरह योजनाओं के नाम बदलना। शुरुआत में बोले कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। मैंने खुद उस चक्कर में बीएड कर ली और डिग्री भी एकदम असली है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने ही वाला भी था, लगभग आउटर पर खड़ा था। उस देश को भला फिर से विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता था, जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हों। लेकिन बीएड का परीक्षा परिणाम आया ही था कि अचानक आकाशवाणी कर बैठे कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। अपन फुर्सत में थे ही, सोचा अपना क्या है यह कर लेते हैं। विजनरी प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानते तो देशद्रोही का लेबल लगता। पर काम शुरू भी नहीं किया था कि फिर नई घोषणा कर डाली कि सोने की चिड़िया वाला काम बाद में देखेंगे, सबसे पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, देश किसी घुमक्कड़ की विदेश यात्राओं की तरह नहीं चलता कि घर से न्यूयॉर्क के लिए निकले थे और टोक्यो का हवाई जहाज तैयार खड़ा मिला तो उसमें चढ़ ली।
सोने का भाव आज 50,000 रुपया तोला के आसपास हो चुका है। यदि 2014 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले सोने की चिड़िया वाले प्रोजेक्ट पर काम करते तो न सिर्फ सोने की चिड़िया सस्ती पड़ती बल्कि कम पैसों में बड़ी चिड़िया बन जाती। मैंने उसे सलाह दी, दोस्त क्यों नौकरी चाकरी के फेर में पड़ते हो, अपना छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करो और आत्मनिर्भर बनो। कोई काम कभी छोटा नहीं होता। मोदी जी को ही देख लो, जितनी चाय बचपन में नहीं बेची उससे ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के बाद बेची। प्रोडक्ट चीन से मंगाओ और पैकिंग पर आत्मनिर्भर भारत लिखो। मार्केटिंग में धर्म और राष्ट्रवाद का मिश्रण करने से वारे न्यारे हो जाएंगे। बिक्री बढ़ाने के लिए सन्यासी का बाना धारण कर लोगे तो कमाई के कहने ही क्या। भावुक ग्राहक आचरण नहीं देखते, आवरण देखते हैं। व्यंग लेख का शीर्षक है लोटपोट करता ऑपरेशन लोटस। भाजपाई जिस गैर भाजपाई को महाभ्रष्ट कहते हों, यदि वही महाभ्रष्ट भाजपा ज्वाइन कर ले तो तुरंत उज्जवल हो उठता है। यही असली उज्ज्वला योजना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं। कई महाराज हितैषी महाबलिदानी कांग्रेसी अपने ही द्वारा खाली की गई सीटों पर दल बदलकर बीजेपी से उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार करते हुए भाजपाई कार्यकर्ताओं की दशा उस क्रिकेट टीम जैसी है जो फॉल ऑन खेल रही हो और खुश भी हो कि 2 बार खेले। पाला बदल का जादू देखिए। जिन भाजपाइयों ने मुख्य चुनाव में जिन कांग्रेसी उम्मीदवारों के पोस्टर फाड़े थे, इस उपचुनाव में उनके होर्डिंग लगा रहे हैं। जिनके पुतले जलाते थे उन्हें सिक्कों से तोल रहे हैं। जिन्हें धिक्कारते थे उनकी जय बोल रहे हैं। नेता जब आराध्य मान लिया जाए तो कार्यकर्ता भक्त में बदल जाते हैं। किसी गांव में सड़क बननी थी। आराध्य ने समझा दिया कि सड़क नहीं बननी चाहिए। आदेश मिलते ही भक्त विरोध पर उतर आए। तर्क दिया कि कल को कोई हमारे यहां चोरी चकारी करके ले जाए तो सड़क बनने से हमें चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। भले ही जान चली जाए, सड़क नहीं बनने देंगे। बात ऊपर तक पहुंची। सड़क बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार इंजीनियर उस गांव में आए। आराध्य को साधा। उसने भक्तों को इकट्ठा किया और समझाया, तुम लोग उलटे घड़े की पीते हो, इसलिए हमेशा उल्टा ही सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लाओ तो कितनी फायदे की बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान पीछा करने वालों को नहीं मिलेंगे। बस आराध्य के समझाते ही भक्त समझ गए। घरों से परात फावड़े उठा लाए और हुंकार भरी कि भले ही जान चली जाए, सड़क यहीं बनेगी। मजे की बात देखिए, जिस भाजपा का तंबू गैर भाजपाई सांसदों विधायकों रूपी बांस बल्लियों पर टिका है, वह देश को आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे रही है। मैंने एक भाजपाई मित्र से मजाक की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरने वाली भाजपा में सैकड़ों सांसद विधायक तो गैर भाजपाई हैं। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता तो बेचारा दल बदलुओं की सभाओं में कुर्सियां लगाता है और मन की बात सुनता है। वह हंसकर बोला, इतना सच मत बोला करो, वरना किसी दिन छापे वापे वाले भिजवा दूंगा।
मैंने भी हंसकर कहा, मैं हिंदी का कवि लेखक हूं, मेरे यहां गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? फिर भी ऊपरी दबाव में जानबूझकर फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। रचना का शीर्षक है किसान आंदोलन। थोपे गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सर्दी में सड़कों पर हैं और सरकार वातानुकूलित विज्ञान भवन में। मैंने एक मित्र से पूछा, किसानों की मंत्रियों के साथ वार्ता हर बार बेनतीजा रहने का कारण क्या यह नहीं है कि मोदी सरकार में एक भी मंत्री जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है? वह हंसकर बोला, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से जांच की जाए तो कई मंत्री जमीनों से जुड़े हुए मिलेंगे। प्रश्न उठता है कि भाजपा सरकारें जन आंदोलनों के प्रति सदैव ही संवेदनहीन क्यों रहती हैं? दरअसल अन्य राजनीतिक दल जहां छोटे बड़े जन आंदोलनों से निकले हैं, वहीं भाजपा यात्राओं से निकली पार्टी है। रथ यात्रा, कलश यात्रा, पद यात्रा, अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा में पद यात्रा। भाजपाई कभी कभार जन आंदोलन का अभिनय करते भी हैं तो बड़ा मनोरंजक होता है। जैसे पेट्रोल के बढ़े दामों का विरोध करना हो तो मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। आईटी सेल वाले फुर्सतिये एक साफ सुथरे अहिंसक किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसे कभी खालिस्तानी समर्थकों का हुजूम बताते हैं तो कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं। आईटी सेल वाले भी क्या करें, बेचारों को ज्ञान ही यही बांटा जाता है कि जिन सब्जियों और फलों में आयरन होता है वे लोहे की खदानों से निकलते हैं। यह आरोप भी निराधार है कि किसान आंदोलन को लेकर सेलिब्रिटी चुप हैं। सेलिब्रिटी धनहित में, माफ करें जनहित में जो बन पड़ता है जरूर करते हैं। मोदी सरकार ने डीडी किसान चैनल लॉन्च किया तो उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया ताकि फसलों में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। खुददारी की मिसाल देखिए, वार्ता के दौरान किसान सरकारी खानपान छूते तक नहीं, अपना भोजन साथ लेकर जाते हैं और विज्ञान भवन के अहाते में जमीन पर बैठकर ग्रहण करते हैं। आवारा पूंजीवाद अभी तक किसान को क्यों नहीं बरगला सका है? क्योंकि किसान सुविधा और सुख का भेद जानता है। किस्से से समझें। एक साइकिल कंपनी का सेल्समैन साइकिलों के ग्राहक तलाशने गांव देहात में गया। सेल्समैन ने देखा कि एक किसान पैदल पैदल आ रहा है। उसके कुर्ते की उठी हुई जेब से सेल्समैन ने उसके पास रुपये होने का अंदाज भी लगा लिया। किसान को रोककर सेल्समैन ने सलाह दी, ताऊ साइकिल खरीद ले। किसान बोला, भाई मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूं, साइकिल का भला क्या करूंगा? मैं तो भैंस खरीदने पशु मेले जा रहा हूं, घर में दूध दही घी भरपूर रहना चाहिए। सेल्समैन ने ललचाया, साइकिल खरीद ले, डिस्काउंट भी दूंगा, साइकिल भैंस से ज्यादा फायदेमंद रहेगी। किसान फिर टाल गया। सेल्समैन ने ब्रह्मास्त्र फेंका, देख ताऊ तू भैंस खरीद कर लाएगा जबकि तेरा घर है ढाणी में, गांव से 2 कोस दूर, तुझे रोज पैदल चलना पड़ता है। भैंस पर चढ़कर आएगा जाएगा तो लोग हंसेंगे। किसान ने 2 टूक कही, बेटे साइकिल के दूध निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेंगे। व्यंग रचना का शीर्षक है नोटबंदी प्लस तालाबंदी बराबर आर्थिक मंदी। नोटबंदी हो या लॉकडाउन, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने ऐसे ऐसे धमाके किए हैं
कि पटाखों का मार्केट बैठ गया। जनता कराह रही है कि यदि यही अच्छे दिन हैं तो फिर बुरे दिन ही क्या बुरे थे। आम आदमी की जिंदगी जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते सी हो गई है। दो नेताओं की जुगलबंदी ने देश को बिग बॉस के घर में बदल डाला और दो पूंजीपति केबीसी खेल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि विरोधियों द्वारा असंख्य कमियां गिनाने के बावजूद मोदी जी की ख्याति बढ़ती हुई क्यों दिखती है? तो जनाब, सब ब्रांडिंग का खेला है। मूर्ति खंडित हो जाए तो एंटीक मान ली जाती है। हालांकि देश की कमान विकास पुरुष के हाथों में हो और विकास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। 6 सालों में 6 क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है। बेरोजगारी, धर्मांधता, राष्ट्रवाद, झूठ, 2 कुबेरों की कमाई और प्रधानमंत्री की दाढ़ी। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की छोटी सफेद दाढ़ी और लंबी और सफेद हो गई, लेकिन काला धन नहीं आया। आर्थिक मंदी का यह हाल है कि नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले सेल्फी भी ग्रुप में लेने लगे हैं। पहले नोटबंदी और उस पर तालाबंदी ने तीज त्योहार फीके कर डाले। अब की दशहरे पर खरीदारों ने रावण को मेघनाथ की कीमत में भी नहीं पूछा। जिस रावण को राम के हाथों मरना था, वह मंदी की मार से मारा गया। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। घरेलू गैस सिलेंडर 700 के आसपास नोट आउट है और पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी ठोकने वाली हैं। क्योंकि मोदी मोदी बोलो तो मंदी मंदी सुनाई देने लगा है, अतः जो 2 बार मोदी मोदी बोलते थे वे 1 बार बोलने लगे हैं, और 1 बार बोलने वालों के कमलमुख से सिर्फ मोह निकल पा रहा है। क्या बात है। वे तक दुखी हैं जिन्होंने क्रांति की बात की और कांति बेचने में लग गए। मैंने एक सज्जन से पूछा, मोदी जी हर समय आक्रामक और गुस्से में क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में वही मास्टर डंडा लिए घूमता है जिसे पढ़ाना नहीं आता। मैंने कहा, एक देश एक नागरिकता, एक देश एक बाजार, एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक देश एक की दिशा में है। इसका मतलब है कि सरकार A1 चल रही है। उन्होंने हंसते हंसते कहा और कहते कहते हंसे। A1 नहीं, A4 कहिए। A4 अंबानी, अडानी, अमित शाह, अजीत डोभाल। मैंने जानना चाहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर तो लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, लेकिन ऐसा किसी हवाई अड्डे पर लिखा हुआ नहीं देखा। उन्होंने रहस्य उजागर किया, एयरलाइंस कंपनियां यह काम टिकट में ही कर लेती हैं। बेचारे मोदी पूजकों का कष्ट तो और मनोरंजक है। महंगाई, बेरोजगारी के हंटर भी खा रहे हैं और जय जयकार भी करनी पड़ रही है। जो भक्त 2014 से पहले जंगल के शेर थे, आज सर्कस के शेर हैं। व्यंग्य रचना का शीर्षक है शराब पर काऊ शेष। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। कई भाजपा शासित राज्य सरकारें शराब पर गो सेवा उपकर यानी काऊ सेस लगाने जा रही हैं। शराब पर काऊ सेस लगा देने के बाद भले ही हर गो भक्त शराबी न होगा, लेकिन हर शराबी गो भक्त होगा। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती गौशाला। गाय पाले बिना भी गौ सेवा की जा सकेगी। ज्यों ही गौ सेवा की तलब लगी, ठेके पर गए और शराब खरीद लाए।
बोतल अद्धा पौवा पैंट या पाजामे के अग्र या पृष्ठ भाग में खोसकर लौटते में वही अनुभूति होगी जैसी हरे चारे का गट्ठर सिर पर लादे गौशाला जाते में होती है। इस आइडिया के पीछे जरूर किसी धर्मप्राण पियक्कड़ नेता या अफसर का दिमाग रहा होगा। पीते हुए अपना और अपने जैसे अन्य कई मैकशों के उद्धार हेतु चिंतन किया होगा। पीने के बाद व्यक्ति चिंतन खूब करता है और लग गया शराब पर काऊ शेष वाला नुस्खा हाथ। इधर शराब खरीदी, उधर गौ सेवा संपन्न। अर्ज भी किया है, शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। शेर मुझसे अशुद्ध कोट हो गया हो तो गलती मेरी नहीं है, मैंने बिना पिए कोट किया है। फिर से चीयर्स। भाजपा ने गायों और शराबियों के संयुक्त कल्याण के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। शराब की कीमत में काऊ सेस इंक्लूड कर देने से दिन रात छक्कर पीते रहो, न कोई तौबा का लफड़ा, गौ सेवा भी होती रहेगी और स्वर्ग में सीट भी कंफर्म। क्या बात है। सरकारें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जब से शराब के ठेके शाम 8 बजे बंद करने का नियम बनाया है, प्रदेश के सारे शराबी एक ही झटके में पंचुअल हो गए। क्या बात है। बिहार में से अलग झारखंड बनाते समय बड़ी हाय तौबा मची थी, किंतु जब से नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की है, झारखंड के गोसेवी सुरा प्रेमी बड़े खुश होंगे कि चलो अपन तो टाइमली अलग हो गए। गांधी के गुजरात में शराब पूर्णतया निषेध है, पर सुनते हैं वहां अन्य राज्यों से अवैध सप्लाई होती है। सोचो कितना कष्टकारी होगा ब्लैक में बोतल खरीदकर चोरी छिपे गौ सेवा करना। जवान बेरोजगार बेटा शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर में घुसेगा, दुखी मां फटकारेगी, एक तो कमाता धमाता नहीं, ऊपर से शराब और पीता है। मां की फटकार सुनकर भी बेटे को किसी प्रकार का दुख या पछतावा नहीं होगा, यह सोचकर कि माता के लिए न सही गौ माता के लिए तो कुछ कर ही रहा हूं। पहले केंद्र ने 3 कृषि कानून थोप दिए और अब भाजपा शासित कई राज्य सरकारें गौ रक्षा मंत्रालय बना रही हैं, यानी खेती कारपोरेट करेंगे और सरकारें गायें पालेंगी। पाठशाला की जगह गौशाला खोलने का शुभ परिणाम प्रसिद्ध हास्यव्यंग्य कवि स्वर्गीय माणिक वर्मा जी पहले ही बता गए हैं। परीक्षा की कॉपियों का बंडल गाय खा गई तो मास्टर जी ने भी गोबर देखकर नंबर दे दिए। जिसका शीर्षक है देश गांधी मार्ग पर चल रहा है। आजादी के बाद देश की हर नगर पालिका और नगर निगम ने अपने शहर की एक सड़क का नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया है। इससे सुविधा यह हो गई कि शहर के नेता जब अपने भाषण में कहते हैं कि देश महात्मा गांधी मार्ग पर चल रहा है तो वे गलत नहीं कहते, वाकई चल रहा है। आप चाहें तो सारे शहरों के महात्मा गांधी मार्गों की लंबाई जोड़ ये भी बता सकते हैं कि हमारा देश महात्मा गांधी के मार्ग पर कितने किलोमीटर रोज चलता है। सरकार को करना ये चाहिए कि बॉम्बे आगरा रोड और ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोड रख दे, ताकि हम गर्व से संसार को यह बता सकें कि भारत की जनता ही नहीं, हमारे ट्रक और ऑटो रिक्शा तक महात्मा गांधी मार्ग पर चल रहे हैं। एक सज्जन ने मुझसे सीधा सवाल किया। सवाल सीधा नहीं था, पूछने का ढंग सीधा था। सवाल था कि क्या आज हमारा देश गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहा है? मैंने इसका जवाब भी सीधा दिया। मैंने कहा, मैं कोई चुनाव में खड़ा हुआ हूं जो तुम मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हो। चूंकि प्रश्न कर दिया था, इसलिए मैंने चिंतन आरंभ कर दिया।
जिस होटल में मैं चाय पीने जाता हूं, उसका मालिक कहीं से राष्ट्रीय विचारधारा का है। उसने होटल की दीवार पर गांधी जी के अमर वाक्य फ्रेम में जड़वा कर टांग दिए। मैंने उन वाक्यों को पढ़ा, उन पर विचार किया और आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारा देश चल रहा हो या नहीं, मगर खड़ा तो गांधी जी के मार्ग पर है। जैसे गांधी जी ने कहा है, एक बार में इकट्ठा खाना शरीर के लिए हानिकर है, वैसे ही एक समय पर अधिक काम आत्मा को दुख देता है। हमारे देश के सभी नेता इस बात को मानते हैं। वे कभी भी ज्यादा काम कर अपनी आत्मा को दुख नहीं देते। यहां काम से गांधी जी का तात्पर्य परिश्रम से है, वह नहीं जो लोग समझते हैं। हमारे नेता अपनी आत्मा को प्रसन्न रखने के लिए चुनाव के मौसम को छोड़ कभी परिश्रम नहीं करते, और हमारे नेता एक बार में इकट्ठा तो कभी नहीं खाते। चंदा हो, रिश्वत हो, कमीशन हो या सहकारी संस्थाओं में गबन, वे यह काम धीरे धीरे और अत्यंत प्रेम से करते हैं। वह उन्हें हानि भी नहीं करता और उससे उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता। गांधी जी ने कहा है, यदि ईश्वर हमें लालच में डालता है तो उससे बचने का रास्ता भी बताता है। हमारे नेता भी इसी कारण लालच में फंस जाते हैं। फंसने के बाद वे ईश्वर से पूछते हैं, ए ईश्वर, बोल अब क्या करें। उनका ईश्वर भी उनके ही जैसा जवाब देता है, जांच कमीशन बिठाकर उसकी रिपोर्ट गायब कर दे। वे यही करते हैं और बच जाते हैं। यही तो कुछ बात है कि गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले हमारे नेता विरोधियों की कोई परवाह नहीं करते। गांधी जी ने कहा है, धीरज रखो, विश्वास रखो और निराशा को कभी मन में स्थान न दो। हमारे नेता कभी निराश नहीं होते। विरोधी उनकी कितने ही पोली खोले, वे कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ते, तिकड़ में चालू रखते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा है, जो अनिवार्य है उस पर रंज करना व्यर्थ है। हमारे नेताओं को पिट जाने पर भी रंज नहीं होता, वे फिर खड़े हो जाते हैं। अगर वे विधानसभा सदस्य हैं तो वे मंत्री बनने का प्रयास करते हैं, और मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बनने का। गांधी जी ने कहा है, रोज अपने आप की जांच करते रहें और सोचते रहें कि अभी कितनी दूरी तय करनी बाकी है। हमारे मंत्री रोज सोचते हैं, अब मुख्यमंत्री बनने में कितनी दूरी बाकी है। आजकल चुनाव चल रहे हैं, नेता यहां से वहां दौड़ रहा है, भाषण कर रहा है। चुनाव के बाद ये सबको भूल जाएंगे, अपने बंगलों में पड़े रहेंगे। गांधी जी ने कहा था, कोई समय बोलने और काम करने का होता है तो किसी समय मौन और अकर्मण्यता धारण करनी पड़ती है। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, ये लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। गांधी जी ने यही कहा था। इस देश में अर्थ का अनर्थ इसी तरह होता है। अनर्थ में अर्थ भी यही निकलते हैं। देश जिधर भी चले, कहा यही जाएगा कि वह गांधी के बताए मार्ग पर चल रहा है। इस देश के लोगों ने गांधी को देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने गांधी पर बनी फिल्म देखी है। लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जो गांधी बना है वह एक्टर है, मगर कम गांधी नहीं है। लोगों ने अगले चुनाव में एक्टरों को चुनकर लोकसभा में भेजा ताकि देश गांधी मार्ग पर आगे बढ़ सके। ओ बेन किंग्सले, तुम आओ और हमारे गांधी बन जाओ। इस देश को नेता नहीं, नेताओं का सा एक्टिंग करने वाला चाहिए। इस देश को गांधी का अर्थ नहीं, गांधी के डायलॉग चाहिए। तुम आओ और हमारे नेता बन जाओ। तुम डायलॉग बोलते रहना और हम जो जी में आए करते रहेंगे। गांधी जी ने लिखा है, मुझे भविष्य जानने की इच्छा नहीं है। यदि वर्तमान पर्याप्त आकर्षक है तो भविष्य उससे बहुत भिन्न नहीं होगा। ओ बेन किंग्सले, इस देश का वर्तमान बहुत आकर्षक है और मैं सच कहता हूं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य इससे भिन्न नहीं होगा। व्यंग लेख का शीर्षक है, अमेरिका में क्षति, बिहार में पूर्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 74 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 78 वर्षीय जो बाइडेन को जीत मिली, यानी जनादेश युवाओं के खिलाफ रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति और बिहार में विधानसभा के चुनाव लगभग साथ साथ संपन्न हुए। नरेंद्र मोदी जी ही दोनों जगह स्टार प्रचारक थे। भारतीयों को आश्चर्य है कि मोदी जी के प्रचार के बावजूद ट्रंप कैसे हार गए। संभव है अमेरिकियों को भी आश्चर्य हो
कि मोदी जी के प्रचार के बावजूद नीतीश कुमार कैसे जीते। कई भारतीयों ने ट्रंप की जीत के लिए हवन किए। हालांकि ट्रंप फिर भी हार गए। हो सकता है अमेरिकी देवी देवता संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पाए हों। चर्चा है कि अमेरिकी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार कहने से ट्रंप की हुई हार के बाद उन देशों में चुनाव प्रचारक के रूप में मोदी जी की डिमांड बढ़ सकती है जहां की जनता अपने राष्ट्र प्रमुखों से मुक्ति चाहती है। मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती का सुपरिणाम कहीं या कुछ और, भारत में चुनाव भले ही अमेरिका की तरह न लड़े जाते हों, लेकिन अमेरिका में चुनाव भारत की तरह लड़े जाने लगे हैं। बिहार में पहले नंबर की पार्टी विपक्ष में बैठेगी और तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। एलजेपी का ओपन नारा था, मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं, जबकि जेडीयू का साइलेंट नारा था, मोदी से बैर नहीं, एलजेपी की खैर नहीं। दुश्मन का दुश्मन मित्र तो सुना था, लेकिन मित्र का मित्र दुश्मन पहली बार देखने को मिला। क्या बात है। बिहार चुनाव में अन्य मुद्दे काम न आते देख बीजेपी ने फ्री वैक्सीन का फंदा फेंका, जो संभवतया काम कर गया। नीतीश कुमार सरकार ने 5 साल से बिहार में सख्त शराबबंदी कर रखी है। जैसे ही बीजेपी ने फ्री वैक्सीन वाला ऑफर दिया, मेरे ख्याल से आदतन शराबी रहे वोटर फ्री वैक्सीन का असली अर्थ समझ गए। क्या बात है। अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में भारतीय लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और महान है। चुनाव में टिकट जाति धर्म से तय होते हैं। सटीक एग्जिट पोल सट्टा बाजार बताता है। लोकतंत्र काल में चुनावी मुद्दे राजतंत्र काल के होते हैं। सरकार बनाते हैं आम लोग, जिसे चलाते हैं खास लोग। क्या बात है। हार के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस न छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पत्नी मेलानिया पति ट्रंप को छोड़ने की धमकी दे रही है। चुनाव के बाद पत्नी पति को छोड़े, इससे तो अच्छा है कि चुनाव से पहले पति ही पत्नी को छोड़ दे। क्या बात है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 17 झूठ बोलते हैं। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया को गिनती आती है। व्यंग रचना का शीर्षक है, देश सुरंग में है। महामना मदन मोहन मालवीय से चले थे, अमित मालवीय तक आ गए। ज्ञान छाती पीट रहा है और विज्ञान माथा। प्रधानमंत्री ने विंड टरबाइन द्वारा हवा से पानी निकालने का आइडिया सुझाकर न सिर्फ हवा को पानी पानी कर दिया, बल्कि पानी की भी हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी जी अब तक के भारतीय प्रधानमंत्रियों में इसलिए अनूठे हैं कि बाकी सबने सिर्फ काम किया, ये काम करें न करें मनोरंजन जरूर करते हैं। जैसे लॉकडाउन में ताली थाली पिटवा दी, जीएसटी के समय नगाड़ा कूटा और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया। ताजा मनोरंजन देखा, अटल सुरंग के उद्घाटन के समय खुली गाड़ी में सवार हो हाथ हिलाकर उस भीड़ का अभिवादन किया जो वहां थी ही नहीं। बिना भीड़ के हाथ हिलाकर अभिवादन करने के पीछे कारण है। प्रधानमंत्री रात दिन विदेश जाते आते रहे हैं। हवाई जहाज में एंट्री से पहले वे विदा करने वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। चूंकि कोरोना की वजह से हवाई यात्राएं बंद हैं, लेकिन हाथ हिलाकर अभिवादन की आदत पड़ गई। मोदी जी का काम और मनोरंजन इतना गड्ढमड्ढ होता है कि वे काम भी कर रहे हों तो मनोरंजन लगता है।
देश भी मजे ले रहा है, क्योंकि हम भारतीय इस हद तक मनोरंजन धर्मी हैं कि यात्रा भी उस ट्रेन से करना पसंद करते हैं जो चले कम और सीटी ज्यादा बजाए। सुरंग का ऐलान वाजपेयी जी का था, शिलान्यास सोनिया जी ने किया और उद्घाटन मोदी जी के करकमलों से हुआ। लेकिन व्यक्ति पूजकों का मत है कि सुरंग का ऐलान, शिलान्यास, उद्घाटन सब एक ही दिन हुआ है। हुआ यूं कि अचानक मोदी जी का कहीं सुरंग बनाने का मूड हुआ। वे अपने कैमरामैन को साथ लेकर सीधे पहाड़ पर पहुंचे, खुली गाड़ी में सवार हो अभिवादन की मुद्रा में हाथ हिलाते हुए बढ़ते गए और सुरंग बनती गई। कई न्यूज एंकरों का दावा इससे भी बढ़कर है कि मोदी जी ने सुरंग पहले बनाई और उस पर पहाड़ बाद में रखा। खबर पढ़ी, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने किया चीन पर हमला। मैंने एक मित्र से पूछा, क्यों भैया, चीन का कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा? मित्र हंसकर बोला, हमला ट्विटर पर किया है। मुंह से चीन शब्द न निकल जाए इसलिए हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों कोचीन, सियाचीन, नामचीन, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन तक नहीं बोलते। अटल टनल को लेकर गर्व किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, जबकि हालात बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया की सबसे लंबी सुरंग में है। व्यंग रचना का शीर्षक है अमेरिका से शिकायती फोन। मकर संक्रांति का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। स्वदेशी प्रेमियों ने आत्मनिर्भर होने के संदेश लिखी पतंगें चाइनीज मांझे से उड़ाईं। किसान आंदोलन के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। संभव है मान साहब मान चुके हों कि जब कानून ही 3 वापस लेने हैं तो सदस्य 4 होने का क्या मतलब है। मेरे व्यंग्यों से तिलमिलाए एक भारतीय महानुभाव का अमेरिका से फोन आया। जैसे उनके तेवर थे उससे साफ था कि उन्होंने भारत भले ही वर्षों पहले छोड़ दिया हो, भारतीय न्यूज चैनल्स देखने अभी तक नहीं छोड़े हैं। उनके लहजे और लड़खड़ाहट से यह भी पता लगा कि उन्होंने पी भी रखी थी। लोग खाने कमाने परदेश जाते हैं, वह पीने कमाने गए होंगे। उन्होंने पूरी बातचीत में मेरे तीखे व्यंग्यों की शिकायत तो की, किंतु भाषा अभद्र इस्तेमाल नहीं की। वैसे व्यंग्य के बदले सुनी अभद्र भाषा को मैं अभद्र नहीं मानता, बल्कि व्यंग्य प्राप्ति की सूचना मानता हूं। दरअसल चुने हुए नेता को अवतार मान लेने वालों ने मेरी इमेज मोदी विरोधी की बना दी है। मैं यदि यह भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर ही दोबारा जीत कर आए हैं, तब भी वे उलाहना देते हैं कि शर्म नहीं आती मोदी जी के बारे में झूठ फैलाते हुए। उन सज्जन ने कहा, कभी विपक्ष पर भी व्यंग्य कर दिया करो। मैंने मजबूरी बताई, सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाते हैं, कवि लेखक तो खुद विपक्ष होता है, यदि वह सच्चा कवि लेखक हो तो। मैंने 2014 से पहले की सरकार पर भी व्यंग्य लिखे थे। इस सरकार के बाद जो आएगी, जो कि आना तय है, क्योंकि अमर तो अमर सिंह भी नहीं होते, उस पर भी लिखूंगा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा, जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलता हूं। सरकारें आएंगी जाएंगी,
हास्य व्यंग पढ़ा करो, सुना करो और गुना करो। कोरोना काल है, खूब हंसो और तालियां बजाओ। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह तो मानोगे कि पहली बार कोई 56 इंची सीने वाला व्यक्ति पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर, बेचारा पाकिस्तान हमारे सामने टिकता कहां है। उसका जितना सालाना बजट होता है उतना धन तो अपने यहाँ के लोग बैंकों का खाकर खिसक लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, तो क्या आपकी नजर में मोदी जी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया? मैंने हंसते हुए बताया, क्यों नहीं किया। एक काम अच्छा किया है, अपनी पार्टी में अपने जैसा दूसरा नहीं पनपने दिया। क्या बात है।